हेलो स्टूडेंट्स, बालियन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय दलीय व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं और भारतीय राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तथा भारत में राजनीतिक दलों की चुनौतियों को या समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है, चुनौतियों और राजनीतिक दल की समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय दलीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो नंबर वाइज नंबर एक बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय दलीय व्यवस्था की जो पहली विशेषता है वो है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है? मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, दलीय व्यवस्था के 3 प्रकार हैं। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां पर केवल एक राजनीतिक दल पाया जाता है। दो दलीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां पर 2 राजनीतिक दल पाए जाते हैं। और बहुदलीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां पर अनेक राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जहां पर 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में अनेक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या मैं आपको बताना चाहूंगा। जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, जब देश में पहली लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे, तो पहली लोकसभा के चुनाव में, तो पहली लोकसभा यानी जो पहली लोकसभा बनी थी, तो पहली लोकसभा के चुनाव में क्या था? चुनाव में कितने राजनीतिक दल थे? तो 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और 39 राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे। राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और 39 क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे। तो ये बहुदलीय व्यवस्था का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसके बाद 17वीं लोकसभा चुनाव में, 17वीं जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, तो 2019 में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? यानी 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और 52 क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, यानी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल थे। 7 जून 2019 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों का डेटा पेश किया था, राजनीतिक दलों का आंकड़ा पेश किया था। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या बढ़कर क्या हो गई थी? 7 से 8 हो गई थी और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 52 ही रही थी। तो मैं आपको यहां पर इन आंकड़ों के द्वारा ये बताना चाहूंगा कि भारत में अभी भी बहुदलीय व्यवस्था है और भारत में अनेक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2, स्पष्ट विचारधारा का अभाव। स्पष्ट विचारधारा के अभाव से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों में विचारधारा लगभग एक जैसी पाई जाती है। उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता। लगभग सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गांधीवाद में विश्वास रखते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं। तो इससे यह समझा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक दलों में स्पष्ट विचारधारा का अभाव पाया जाता है। सभी राजनीतिक दलों की विचारधाराएं लगभग एक जैसी होती हैं, तो मतदाताओं के लिए यह एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि राजनीतिक दलों की विचारधाराओं को किस तरह से समझें। नंबर 3, व्यक्ति का महिमा मंडन। महिमा मंडन से तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों में नीतियों की अपेक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी राजनीतिक दल में दल के नेता को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, कार्यकर्ताओं और दल की नीतियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो यह व्यक्ति के महिमा मंडन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था तो 1947 से लेकर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु 27 मई 1964 तक एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीतिक दल की गतिविधियां घूमती रही और कांग्रेस में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सर्वेसर्वा रहे थे। 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की नीतियां घूमती रही और इंदिरा गांधी के नेतृत्व को करिश्माई नेतृत्व के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा समझा जाने लगा। देश के नागरिकों के द्वारा राजनीतिक दलों की नीतियों की अपेक्षा, कांग्रेस की नीतियों की अपेक्षा एक व्यक्ति को ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा था। इसके बाद हम वर्तमान दौर की बात करते हैं तो 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ही सर्वा रही है। यानी उनके करिश्माई व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही दल की नीतियां घूमती रही हैं। यानी राजनीतिक दल में वे ही सर्वेसर्वा हैं और शासन में भी वे ही सर्वेसर्वा हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में नीतियों की अपेक्षा व्यक्ति का महिमा मंडन ज्यादा किया जाता है।
व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नंबर 4, एक राजनीतिक दल की प्रधानता। एक राजनीतिक दल की प्रधानता भारत की दलीय व्यवस्था में रही है और भारत की दलीय व्यवस्था की यह एक प्रमुख विशेषता है कि भारत में एक राजनीतिक दल की प्रधानता रही है। कहने को तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन देश की आजादी से लेकर 1967 तक केवल एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। और एक प्रसिद्ध विचारक मॉरिस जोन्स ने तो इसे एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति कह दिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में एक राजनीतिक दल की प्रधानता की प्रणाली रही है। बेशक चाहे बहुदलीय प्रणाली पाई जाती हो, लेकिन भारत में एक ही दल प्रमुख रहा है। नंबर 5, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दलों का उद्भव। यह भी भारतीय दलीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है कि भारत में सांप्रदायिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी उद्भव है। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सांप्रदायिक राजनीतिक दल भी बने हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी बने हैं, उनका भी उद्भव हुआ है। सांप्रदायिक राजनीतिक दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो धर्म पर आधारित होते हैं, जो मजहब पर आधारित होते हैं, और क्षेत्रीय राजनीतिक दल वे दल होते हैं जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष में होता है, जिनका प्रभाव किसी एक ही राज्य में होता है। सांप्रदायिक दलों में हम शिवसेना का नाम ले सकते हैं, डीएमके का नाम ले सकते हैं, अन्ना डीएमके का नाम ले सकते हैं, मुस्लिम लीग का नाम ले सकते हैं, श्रोमणी अकाली दल का नाम ले सकते हैं। और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में डीएमके, अन्ना डीएमके, असम गण परिषद, तेलुगु देशम पार्टी आदि क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। इसके बाद नंबर 6 राजनीतिक दलों में विभाजन, विघटन और अस्थायित्व पाया जाता है। भारत में दलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों में विभाजन पाया जाता है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1969 में, यानी कांग्रेस में 1969 में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, विभाजन हो गया था। और इसके बाद 1978 में विभाजन हो गया था। राजनीतिक दलों में जब विभाजन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो उनमें अस्थायित्व आ जाता है, वो स्थायी नहीं रहते हैं और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राजनीतिक दल बन जाते हैं। नंबर 7 प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। प्रभावशाली विपक्ष का अभाव भी भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भारत में प्रभावशाली विपक्ष का अभाव रहा है। आजादी से लेकर 1967 तक, आजादी से लेकर 1967 तक, और हम ये कहें कि 1989 तक प्रभावशाली विपक्ष का अभाव रहा है। इसके बाद 1989 के बाद विपक्ष की कुछ थोड़ी बहुत भूमिका नजर आने लगी थी। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2014 में जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस को मात्र 44 सीटें ही प्राप्त हुई थी, जिससे उसको मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता था। यानी संविधान के द्वारा किसी राजनीतिक दल को विरोधी दल की मान्यता देने के जो मापदंड थे वे भी पूरे नहीं हो पाए थे। इसी तरह से हम कह सकते हैं 2019 में 17वीं लोकसभा में भी कांग्रेस की सीटें बहुत अधिक कम रह गई थी। इसके बाद 2019 में 17वीं लोकसभा में कांग्रेस को केवल 52 सीटें प्राप्त हुई थी और ये 52 सीटें भी संवैधानिक रूप से विरोधी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नंबर 9 राजनीतिक दलों की आंतरिक गुटबंदी। भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक गुटबंदी भी पाई जाती है। आंतरिक गुटबंदी भी पाई जाती है। भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक गुटबंदी पाई जाती है। एक ही राजनीतिक दल के अंदर ही कई गुट पाए जाते हैं। एक गुट दूसरे गुट के उम्मीदवार को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, उसे चुनाव हरवाने की भी कोशिश करते हैं। नंबर 10 निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमी। निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमी भी देखी गई है और यह भी भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। निर्दलीय उम्मीदवार वे उम्मीदवार होते हैं जो किसी भी राजनीतिक दल की टिकट पर चुनाव न लड़कर स्वयं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार का नाम दिया जाता है, उन्हें निर्दलीय सदस्य कहते हैं। भारत में लगातार निर्दलीय सदस्यों की कमी होती गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1977 में 9 सदस्य निर्दलीय सदस्य थे और 1980 में 8 निर्दलीय सदस्य लोकसभा में चुनकर आए थे। इसके साथ साथ 2014 में केवल 16वीं लोकसभा में केवल 3 निर्दलीय सदस्य चुनकर लोकसभा में आए थे। वर्तमान समय में जो लोकसभा चल रही है उसके चुनाव में 2019 में 17वीं लोकसभा में 4 निर्दलीय सदस्य हैं। यानी वर्तमान समय में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। उसके लिए 2019 में चुनाव हुए थे
तो वर्तमान लोकसभा में केवल 4 निर्दलीय सदस्य लोकसभा में बैठते हैं। तो निर्दलीय सदस्यों की संख्या में भी कमी हुई है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लोकसभा में निर्दलीय सदस्यों की सबसे अधिक संख्या कब थी। तो निर्दलीय सदस्यों की सबसे अधिक संख्या 1957 में थी। 1957 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें सबसे अधिक निर्दलीय सदस्य यानी 73 निर्दलीय सदस्य लोकसभा में चुनकर आए थे। और भी बताना चाहूंगा कि 1952 में लोकसभा के जो प्रथम चुनाव हुए थे तो कितने निर्दलीय लोकसभा में चुनकर आए थे। 1952 में होने वाले पहली लोकसभा के चुनावों में 36 निर्दलीय सदस्य लोकसभा में चुनकर आए थे। 1952 में निर्दलीय सदस्यों की संख्या 36 थी। 1957 में निर्दलीय सदस्यों की संख्या 73 थी। उसके बाद यह संख्या घटती गई है और वर्तमान समय में 2019 में होने वाले 17वीं लोकसभा के चुनावों में निर्दलीय सदस्यों की संख्या केवल 4 रह गई। तो यहां पर निर्दलीय सदस्यों की संख्या में भी कमी आती गई है। नंबर 11 पर क्या है? अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्ति। राजनीतिक दलों में अवसरवादिता की प्रवृत्ति निरंतर उभरती रही है। राजनीतिक दल के नेता आपस में सिद्धांतहीन समझौते और गठबंधन कर लेते हैं। वे सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सिद्धांतों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यहां तक कि अलग अलग विचारधाराओं के विभिन्न राजनीतिक दल एक गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और फिर मिलकर शासन चलाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था की यह भी एक विशेषता है कि अवसरवादिता की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। भारतीय दलीय व्यवस्था में अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्ति पाई जाती है। इस नेक्स्ट क्या है? भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं, यानी भारत में राजनीतिक दलों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं क्या हैं और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत में राजनीतिक दल कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो नंबर एक समस्या या चुनौती, दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। यानी भारत में जो राजनीतिक दल पाए जाते हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। उनमें आंतरिक लोकतंत्र लगभग न के बराबर होता है। राजनीतिक दल के अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कराया जाता है और कि दल की सदस्यता के बारे में भी नहीं बताया जाता है। दल के सदस्यों से भी बातें छिपाई जाती हैं और किसी भी राजनीतिक दल का साधारण सदस्य राजनीतिक दल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अयोग्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं पाया जाता है। नंबर 2, वंशवाद की प्रवृत्ति। भारत में राजनीतिक दलों में वंशवाद पाया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि भारत में राजनीतिक दलों के जो सर्वेसर्वा होते हैं उनके पुत्र, उन्हीं के रिश्तेदार राजनीतिक दलों को आगे संचालित करते रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल देश के अन्य राज्यों में पाए जाते हैं जिनमें वंशवाद का बोलबाला पाया जाता है। मैं यहाँ पर नंबर तीन राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण भी भारत में राजनीतिक दलों की समस्याओं में एक माना जाता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जिनकी जीत की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं यह भी राजनीतिक दलों की एक प्रमुख समस्या है कि राजनीतिक दल में ऐसे व्यक्तियों का बोलबाला हो जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं। यानी पैसे का चलन राजनीतिक दलों में ज्यादा बढ़ गया है। उन व्यक्तियों को चुनाव में उतारा जाता है जिनकी जीत की संभावना ज्यादा होती है और वे व्यक्ति धनबल के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। वे बाहुबली होते हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह की समस्याओं का सामना भी भारत में राजनीतिक दल कर रहे हैं। नंबर चार राजनीतिक दलों के बीच विकल्पहीनता। राजनीतिक दलों के बीच विकल्पहीनता से तात्पर्य है कि मतदाताओं के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। यानी मतदाताओं के पास राजनीतिक दलों में से किस राजनीतिक दल का चुनाव करें, किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को प्रतिनिधि के रूप में चुनें, मतदाताओं के पास ज्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की विचारधाराएं लगभग समान है, विचारधाराएं एक जैसी पाई जाती हैं और सभी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली एक जैसी होती है। भारत में अधिकांश राजनेता तो ऐसे हैं जो कभी एक दल में होते हैं, कभी दूसरे दल में होते हैं। तो इस तरह से मतदाताओं के सामने सीमित विकल्प रह जाते हैं और वे किस उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने तो उनके सामने बहुत कम विकल्प रह जाते हैं। नंबर 5, दल बदल से तात्पर्य होता है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए कोई भी विधायक या सांसद जब एक राजनीतिक दल की
टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है तो वे दल बदल कहलाता है। और दल बदल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत ही निंदनीय और एक कलंकित व्यवस्था है, क्योंकि बदल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक ही बड़ी बुरी व्यवस्था है, बड़ी खराब व्यवस्था है, क्योंकि इससे शासन व्यवस्था में अस्थायित्व आता है। सरकारें बार बार गिरती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं और इस तरह से शासन चलाने में समस्याएं आती हैं, शासन स्थायी नहीं रह पाता है। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 1967 से लेकर 70 तक 1967 से लेकर 70 तक अनेकों बार भारत में सरकारें बनी और बिगड़ी, यानी दल बदल के कारण कई हजार विधायकों ने दल बदल किया था। 1967 से लेकर 1970 तक कई बार भारत में राज्यों में सरकारें बनी और बिगड़ी। हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान लगभग 3400 विधायकों ने भारत में दल बदल किया था। दल बदल को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, परंतु फिर भी दल बदल को पूरी तरह से नहीं रोका गया। तो ये दल बदल भी भारतीय राजनीतिक दलों के लिए एक प्रमुख समस्या है, एक चुनौती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 जातिवाद और सांप्रदायिकता। भारतीय राजनीतिक दलों में जातिवाद और सांप्रदायिकता का भी बोलबाला पाया जाता है। भारतीय राजनीतिक दल जाति के आधार पर भी निर्मित किए जाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया है। ऐसे बहुत से राजनीतिक दल हैं जो धर्म पर आधारित हैं। मुस्लिम लीग का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं, शिवसेना का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं, इसके बाद डीएमके का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये इस तरह के राजनीतिक दल हैं, सिर्फ जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर जिनका निर्माण किया गया है, जिनका गठन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, भारत में राजनीतिक दलों की समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने के उपाय। यानी भारत में राजनीतिक दलों की समस्याओं को और इन चुनौतियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं। नंबर एक दल बदल पर रोक लगानी चाहिए। यदि दल बदल पर रोक लग जाएगी तो भारत में राजनीतिक दल की समस्याओं को काफी हद तक सुलझा लिया जाएगा, उन समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, उन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में दल बदल पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी। यानी भारत में 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के आधार पर यह किससे संबंधित था, दल बदल से संबंधित था। यानी ये दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित था। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। नंबर 2, पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करना। भारतीय राजनीतिक दलों में पैसे की भूमिका और अपराधियों की भूमिका को कम कर देना, यानी इनके प्रभाव को कम कर देना, इनकी भूमिका को कम कर देना। यदि भारतीय राजनीति में पैसे और अपराधियों की भूमिका कम हो जाएगी तो भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। भारतीय राजनीति में पैसे की बहुत अधिक भूमिका होती है और इसके साथ साथ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी राजनीतिक दलों में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को राजनीतिक दलों में महत्व न दिया जाए और उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट न दी जाए तो राजनीतिक दलों की छवि साफ सुथरी हो सकती है। आपको यहां पर बता दूं कि चुनाव आयोग ने इस तरह की व्यवस्था की हुई है कि जब कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करता है, तो उसको अपना आपराधिक रिकॉर्ड और अपने सारे रिकॉर्ड अपने नामांकन पत्र में दर्शाने पड़ते हैं। परंतु फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती क्या वे उम्मीदवार अपने नामांकन में जो कुछ भर रहे हैं सब सही भर रहे हैं, यानी तथ्यों को छुपाया तो नहीं गया है, वो सत्य भर रहे हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या झूठे आंकड़े तो नहीं दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम किया जाए तो राजनीतिक दल की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। नंबर 3 पर संगठनात्मक समस्याओं को दूर करना, यानी राजनीतिक दल की संगठनात्मक समस्याओं को भी दूर करना चाहिए, तभी राजनीतिक दल की समस्याएं दूर होंगी। संगठनात्मक समस्याओं से तात्पर्य होता है राजनीतिक दल में संगठन के चुनाव नहीं होते हैं और जो व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर या जो व्यक्ति पदाधिकारी के पद पर काबिज होता है वही व्यक्ति लंबे समय तक पदाधिकारी रहता है, वही व्यक्ति लंबे समय तक अध्यक्ष रहता है। इस
तरह से राजनीतिक दल का संगठन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में संगठनात्मक समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए और संगठन के चुनाव एक निश्चित अंतराल के बाद अवश्य होते रहने चाहिए। नंबर चार पर राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी, यानी राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ा देनी चाहिए। यानी राजनीतिक दलों के द्वारा एक निश्चित संख्या में महिलाओं को भी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाने की व्यवस्था राजनीतिक दलों के द्वारा होनी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को चुनाव लड़वाएं और महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाएं। नंबर पाँच पर क्या है? नंबर पाँच वंशवाद पर रोक, यानी वंशवाद पर रोक लगाई जानी चाहिए। वंशवाद का बोलबाला राजनीतिक दलों में पाया जाता है, तो राजनीतिक दलों में वंशवाद पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस राजनीतिक दल में यदि राजनीतिक दल की कमान पिता के हाथ में है, उसके देहांत के बाद उसका पुत्र ही अध्यक्ष बने, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दल के कार्यकर्ताओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए और संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष बन सके, राजनीतिक दल का पदाधिकारी बन सके। तो वंशवाद की समस्या यदि दूर हो जाएगी तो राजनीतिक दल की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। नंबर 6, चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो अधिक धन खर्च किया जाता है और राजनीतिक दल बाहरी लोगों से चंदा लेते हैं, उनके चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो यहाँ पर यह भी एक समाधान हो सकता है कि जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो उनके चुनाव का खर्च सरकार उठाए, यानी सरकार को उनके चुनाव का खर्च उठाना चाहिए। यानी चुनाव का खर्च कौन उठाए? सरकार उठाए। और नंबर 7 जनता का दबाव, यानी जनता का दबाव भी यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है। राजनीतिक दल यदि कोई गलत काम करते हैं तो जनता उनके ऊपर दबाव बनाए और जनता चाहे रैली करके, प्रदर्शन करके या किसी अन्य तरीके से राजनीतिक दलों पर दबाव बनाती है तो राजनीतिक दल गलत कार्य करने से रुक सकते हैं और राजनीतिक दलों में जो अनियमितता पाई जाती है, जो समस्याएं हैं या जो चुनौतियां हैं, वो दूर हो सकती हैं। यानी जनता के द्वारा या जनमत के द्वारा राजनीतिक दलों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नंबर 8 जातिवादी और सांप्रदायिक दलों पर रोक। जातिवादी और सांप्रदायिक दलों के बनने पर रोक लगाई जानी चाहिए। भारत में जो दल जाति के आधार पर बनाए जाए उसके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए, उसके उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की रोक होनी चाहिए। और इसी तरह जो राजनीतिक दल सांप्रदायिक राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बनाए जाते हैं, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर बनाए जाते हैं और या जाति के आधार पर बनाए जाते हैं, तो उस राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से मनाही होनी चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी क्या कर देना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवारों पर प्रतिबंध होना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दलों को या उनके उम्मीदवारों को, उनके सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, तो इन समस्याओं को यदि दूर किया जाए तो राजनीतिक दलों की चुनौतियों को भी दूर किया जा सकता है।